नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम हिंदी मास्टर कैडर के साथ संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। यदि इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम और भी बहुत सारे प्रश्न अभी सामने आकर आपके लिए करवाएंगे और तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। साथियों, हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कैसी चल रही है बता दीजिएगा। और हिंदी मास्टर कैडर में जो व्याकरण है उसके आधार पर हमने कुछ व्याकरण संबंधी वीडियोस बनाए भी हैं, जिसमें शब्द शक्ति अलंकार अभिछंद पर हमारी वीडियो आने वाली है साथियों। इसके अतिरिक्त यदि और भी जैसे ईटीटी सेकंड पेपर जिसमें हिंदी है 15 अंकों की, यदि उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कोई आपका साथी तो उससे संबंधित भी हम वीडियो बनाएंगे साथियों। बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली है। तो यदि इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तभी हम आगे आकर आपको वीडियो समझाएंगे, ठीक है, प्रश्न लाएंगे और ज़्यादा। तो साथियों, हमारे पास आज का पहला प्रश्न है कि हवा पर मशाल, नारी आदि निबंध किसके हैं। तो विकल्प है साथियों बाबू गुलाब राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, मुक्ति बोध और हरिशंकर परसाई। तो साथियों, यदि आपने हमारे थ्योरी बेस्ड चैप्टर देखे हों जिसमें हमने रामवृक्ष बेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, मुक्ति बोध, परसाई के निबंधों की बात करी है, तो यदि नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उस पर जाकर देख सकते हैं। पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा साथियों। उसमें हमने ये सब समझाया हो कि किसके निबंध कौन से हैं। तो साथियों, इस प्रश्न पर आते हैं दोबारा से कि हवा पर मशाल, नारी आदि निबंध किसके हैं। तो साथियों, जो विकल्प सही आएगा वो है रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है जी। ये 3 निबंध संग्रह उनके हैं और 1949 ईस्वी में ये प्रकाशित हुए थे साथियों, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों कि जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मानवीय भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया है। साथियों, ये यूजीसी नेट में भी इस बार आया था, कुछ और तरह से पूछा था लेकिन उत्तर यही आया था, ठीक है। मानवीय भावनाओं को पात्रों का नाम दिया गया है। ये प्रश्न साथियों, यदि आपको लगा है मतलब लग रहा है कि जब पहले नहीं इस तरह के प्रश्न पढ़े होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। यूजीसी नेट में इस बार प्रश्न आसान थे लेकिन उनको घुमा फिरा कर पूछा गया था। तो जो लगातार नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नए नवेले हैं उनको हो सकता है कि ना समझ में आया हो। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले विकल्प पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त, कामना, स्कंदगुप्त और विशाख, चारों नाटक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है साथियों। तो जो इसका उत्तर आएगा वो है कामना नाटक, ठीक है साथियों। कामना नाटक में जयशंकर प्रसाद ने मानवीय भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया है, ठीक है। तो कामना एक प्रकार का हमारा भाव ही है, ठीक है। तो साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में इस बार पूछा गया था। हमने अपने चैप्टर में जो थ्योरी के चैप्टर थे उसमें हमने जो प्रश्न आपके सामने रखा भी था, जो समझाया भी था, ठीक है। जब हम एक एक करके सभी नाटकों को समझा रहे थे संक्षिप्त में, तो ये भी समझाया था कि किस नाटक की क्या अवधारणा है, उसमें क्या पात्र हैं, ठीक है। तो साथियों, अभी हम पहुंच गए हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न भी जयशंकर प्रसाद से ही संबंधित है। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रसाद की आंसू काव्यकृति का पहला संस्करण 1925 में आया, तो उनका आंसू काव्यकृति का ही दूसरा संस्करण कब आया, कब प्रकाशित हुआ। तो साथियों, विकल्प इस प्रकार से है 1926, 1927, 1933 या 1934। तो साथियों, सही विकल्प है 1933, ठीक है। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि एक काव्यकृति का जब दूसरी बार प्रकाशन वर्ष या दूसरी बार जब संस्करण आया तो उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो साथियों, याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी यूजीसी नेट की परीक्षा में नवंबर 2020 में जो अभी हुआ है 13 नवंबर को ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न क्या है, उपेंद्र नाथ अशक का कौन सा नाटक, माफ करिएगा दोबारा से पढ़ते हैं। उपेंद्र नाथ अशक के कौन से नाटक में कठोर पारिवारिक अनुशासन के हास की कहानी है। हास मतलब एक प्रकार की तबाही की कहानी है कि कठोर अनुशासन में अगर कोई परिवार बांधा जाता है ज़बरदस्ती, तो उसमें जो सभी लोग हैं वो अपने आप को अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं करवा पाते हैं, या फिर वो जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं, ठीक है साथियों। तो साथियों, प्रश्न हो सकता है आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से पढ़ देता हूँ कि उपेंद्र नाथ अशक का कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें कठोर पारिवारिक अनुशासन के हास की कहानी है, ठीक है। उसमें जो मुखिया है एक औरत है, ठीक है, जिसको अंजो दीदी, या उनका असली नाम अंजलि है। वो क्या करती है, अपने परिवार को अनुशासन में बांध देती है कि 8 बजे तुमने ये करना है, नौकरानी को ये काम कर दिया, उसने वो काम समय पर नहीं किया तो उसको डांट दिया, पुत्र को कह दिया तुमने आईएएस बनना है, वो बन नहीं पाता ऐसी प्रेशर में। तो ये वाली कहानी है। कठोर अनुशासन में कोई नहीं अच्छी तरह से अपनी क्या कह सकते हैं एक्सप्रेशन, या जो कहें कि अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को
सही साबित कर पाता है, सच साबित कर पाता है। तो पारिवारिक अनुशासन जो है कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुशासन होना चाहिए जीवन में, लेकिन कठोर नहीं। तो साथियों इसी के आधार पर जो प्रश्न है, तो देख लेते हैं किस नाटक में इस प्रकार की कथा है। छठा बेटा, जयपराजे, अंजो दीदी, जा अलग अलग रास्ते। तो प्रश्न तो मैंने अभी बातों बातों में ही इसका उत्तर दे दिया था। तो बिल्कुल अंजो दीदी जो नाटक है, इसकी मुख्य नायिका मतलब जो है वो है अंजलि, जिसको अंजो दीदी नाम से पुकारा गया है। और किस प्रकार से इसका भाई आकर घर में सारे अनुशासन को भंग कर देता है, जिसका नाम श्रीपत होता है। नाटक बहुत ही रोचक है साथियों, आपके सामने मैं एक दिन जरूर रखूंगा इसकी कथा, ठीक है। अभी हम अगले प्रश्न पर आएंगे साथियों। जो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तीसरा विकल्प आएगा साथियों। तो अगला प्रश्न है साथियों, पांचवा प्रश्न है, ठीक है। और यह है प्रश्न कि तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी किसके निबंध है। जो जिस नेट में पूछा गया था, मास्टर कैडर में भी आएगा प्रश्न इसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं कोई वो इंसान नहीं है जो मास्टर कैडर का प्रश्न पत्र तैयार करेगा, लेकिन इस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये चारों पात्र जो हैं मास्टर कैडर में हैं, लेकिन जो यूजी नेट में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पात्र मतलब जे जो साहित्यकार विकल्प में है ना साथियों, जे साहित्यकार यूजी नेट हिंदी में भी हैं, ठीक है, उसके सिलेबस में। तो साथियों जो विकल्प है वो देख लेते हैं, मुक्तिबोध, बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल या परसाई। तो कौन सा सही उत्तर आएगा, वो आएगा परसाई। हरिशंकर परसाई जो कि व्यंग लेखक हैं, हिंदी में अच्छे व्यंग लेखक माने जाते हैं साथियों, ठीक है। व्यंग के सम्राट भी कह सकते हैं इनको। तो तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी इनके निबंध है साथियों। अभी कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताइएगा कि किस निबंध संग्रह पर उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, हरिशंकर परसाई को, ठीक है। तो अगला प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा पुस्तक किसकी है। ये प्रकार की जीवनी है, आत्मकथा लिखा हुआ है इसमें, लेकिन किसी और ने लिखी, किसी और ने लिखी हो जब किसी के अन्य जीवन पर, तो उसे बायोग्राफी जब से जीवनी कहा जाता है, ठीक है। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा जो किसने लिखी है, अन्य जो विधाएं हैं ना, साहित्य के अन्य विधाओं में साथियों ये प्रश्न वहाँ पर बनता है, आ सकता है पेपर में। तो सभी आत्मकथाओं को पढ़ना है जो महान रचनाकारों पर लिखी हुई, चाहे वो किसी सामान्य इंसान नहीं लिखी हो, उसको ही पढ़ना है हमने, ठीक है। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा पुस्तक किसकी है साथियों। विकल्प है बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर और विष्णु चंद्र शर्मा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। यूजीसी नेट में जो प्रश्न आया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने भी शेयर कर दूं। अभी मुक्तिबोध कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं साथियों, ठीक है। बहुत लंबी जीवन तो नहीं जिया इन्होंने, लेकिन जितना जिया उसमें अच्छा संकलन जो है करके गए हैं काव्य रचनाओं का, और चाहे वो आलोचनात्मक हो चाहे निबंधात्मक रचनाओं का। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही आएगा, विष्णु चंद्र शर्मा ने ये जीवनी लिखी है मुक्तिबोध की आत्मकथा। अगला प्रश्न है साथियों, सातवां प्रश्न आ गया है, मोहन राकेश का कौन सा नाटक अश्वघोष के सौंद्रनाद पर आधारित है। अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष के सौंद्रनाद पर आधारित है साथियों। ये यदि आपने हमारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जिसमें हमने छोटा छोटा करके संक्षिप्त में आपको समझाया था हर एक साहित्यकार की रचनाओं को, तो ये उसमें भी हमने पूछा था, हमने समझाया भी था डिटेल से। तो साथियों मोहन राकेश का कौन सा नाटक अश्वघोष के सौंद्रनाद पर आधारित है। तो साथियों सही विकल्प पढ़ने से पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पैरों तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस या फिर आधे अधूरे। तो साथियों आपको बता देते हैं कि जो सही ऑप्शन आएगा वो है लहरों का राजहंस, ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध के भाई नंद की कथा है साथियों, ठीक है। और इसी से संबंधित साथियों इसी नाटक से संबंधित एक प्रश्न यूजीसी नेट में भी आया था। क्या था प्रश्न कि नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है। ये पंक्ति पूछी गई थी, किस नाटक से है। देख लो कि ये नाटक कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे इनके तीन नाटक, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीन ही नाटक लिखे, एक और नाटक था इनका पैरों तले की जमीन, जो कि वो पूरा नहीं कर पाए थे। अभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि पैरों तले की जमीन किसने पूरा किया था उनका, ठीक है, ये नाटक। अगला प्रश्न है साथियों, आठवां प्रश्न है, ये एक मत है, जो विचार है साथियों। अगला प्रश्न इसमें बताना है कि किसने दिया ये विचार। तो प्रश्न है, सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए। सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। तो विकल्प है साथियों, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामबिलास शर्मा। तो साथियों आपको बता देते हैं सही उत्तर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास नामक की पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, जो कि आलोचनात्मक पुस्तक कहा जा सकता है उनको, ठीक है। तो उनके बारे में बताया है, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके काव्य विशेषताओं के बारे में, भक्ति विशेषताओं के बारे में साथियों। तो ये जो मत है
ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, वह मस्त मौला थे, उनके युग परिवर्तन का विश्वास था। ठीक है, उनके नहीं, उनमें, यह भी एक मत है साथियों, देखते हैं किसने दिया। वह मस्त मौला थे, उनमें युग परिवर्तक का विश्वास था और लोकनायक हमदर्दी। ठीक है, ये मत है, विचार है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है साथियों। और किसके लिए दिया है देख लेते हैं, ऑप्शन विकल्प आपके सामने है, कबीर, दादू नानक या सुंदर दास ने। ठीक है, तो साथियों ये ऑप्शन इनमें से जो सही है वो आएगा कबीर। ये कबीर के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कबीर पुस्तक में ही मत लिखा है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न क्या है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ठीक है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, साथियों प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय इन नाम से या इस नाम से हिंदी साहित्य इतिहास लेखक ने, किस हिंदी साहित्य इतिहास लेखक ने अपने काल विभाजन में इसे इस नाम से कालखंड का नाम दिया। दोबारा से एक बार पढ़ देते हैं साथियों। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय इस नाम से किस हिंदी साहित्य इतिहास लेखक ने अपने काल विभाजन में इसे एक नाम से या इसे इस नाम से कालखंड का नाम दिया। इसे, ठीक है, कालखंड नाम जो है दिया है। क्या है कालखंड नाम? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। किसने इस नाम से अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपने काल विभाजन में इस नाम से नाम दिया है। ठीक है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय से आदिकाल दिया, किसी ने वीरगाथा काल दिया, किसी ने मध्यकाल, किसी ने उत्तर मध्यकाल, किसी ने पूर्व मध्यकाल, तो किसी ने जे भी दिया है। तो विकल्प क्या है? गारदासी, ग्रियर्सन, रामशंकर शुक्ल शाह या गणपति चंद्रगुप्त। तो साथियों सही विकल्प जो आएगा वो आएगा साथियों ग्रियर्सन ने। ठीक है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो काल को विभाजित किया है वो है 11 खंडों में, जिनमें से ब्रज का कृष्ण संप्रदाय एक है। ठीक है साथियों, तो ये रहे हमारे 10 प्रश्न। कैसे लगे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये वीडियो का रिस्पॉन्स यदि अच्छा आया तो हम और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए साथियों। धन्यवाद।